आई डोंट नो, इंटरनेट कनेक्शन की वजह से आई वाज आउट ऑफ द क्लास। ओके महरीन, आप इनको ये जिनका आप मुझे ईमेल दे रही हैं इनको आप कॉपी कर देना, इनविटेशन जो कि इनविटेशन, या मैं आपको वहाँ चैट के अंदर कॉपी। सर मैंने किया है लेकिन नहीं हो रहा है। तो फिर उनको कोई और इशू होगा, फिर इसके अलावा और तो कुछ भी नहीं है। मेरे पास भी यही इनविटेशन ही है उनका, और तो कुछ भी नहीं है। मैं भी इनविटेशन ही भेज सकता हूँ, इसके अलावा तो और मेरे पास और कुछ नहीं है। अटेंड कर पा रही तो फिर और इशू होगा उनके साथ। अच्छा, ये वर्ड पॉलिटिक्स का आप लोगों ने सुना है? इस वर्ड क्या अंडरस्टैंडिंग है रिगार्डिंग दिस वर्ड पॉलिटिक्स? पॉलिटिक्स से आपसे क्या मुराद होती है? चले, मैं आप लोगों को मुझे जवाब आप लोगों की तरफ से आया नहीं। लेट मी स्टार्ट डिस्कशन अबाउट लेट मी स्टार्ट माय लेक्चर अबाउट द पॉलिटिक्स। And the politics is basically that process of mobilizing or demobilizing power is the process of politics. इसका मुराद ये है कि पावर डिफरेंट फॉर्म्स डिस्कस किए थे आपके साथ, उनको मोबिलाइज करना और उनको डीमोबिलाइज करना जो होता है उसको हम पॉलिटिक्स कहते हैं। एंड जो नॉर्मली लिटरेचर के अंदर जिस चीज़ पर स्ट्रेस किया जाता है विच इज़ अबाउट द अथॉरिटी एंड द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, और पॉलिटिक्स को नॉर्मली देखा जाता है कि जब मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बिहेव इन वे दैट आर पोटेंशियली अथॉरिटेटिवली इलेजिटिमेट। देखें, पावर को तब मोबिलाइजेशन की जाती है जब कोई ऐसा इशू जिसके इशू को आप चाहें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हाईलाइट किया जाए वो उस तरह हाईलाइट ना हो। तो लिटरेचर के अंदर जो पॉलिटिक्स का वर्ड है वो शुरू में कंसिडर किया जाता था कि जैसे वर्ड है, क्योंकि अथॉरिटी जो है वो लीगल फॉर्म होती है, और जो उस अथॉरिटी के लिए जो अथॉरिटी जिन मामला कर रही होती है, अगर कुछ और लोग हैं वो किसी और मामला को असर्ट करते हैं तो उनको कहा जाता है कि लोग जो है पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हैं, ग्रुपिंग में इन्वॉल्व हैं, सब ग्रुप्स बना रहे हैं। पेटिग्रू ने सजेस्ट किया पावर इज सेंट्रल टू द स्ट्रेटजी प्रोसेस इन द ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज डिसीजन अबाउट व्हाट स्ट्रेटजी टू मेंटेन और इनोवेट विल ऑलवेज बी पॉलिटिकल। देखें, अब डिसीजन ये करना अथॉरिटी का कि किस तरह के इंक्रीमेंट्स दिए जाने हैं, मैनेजमेंट के क्या पर्क्स होंगे, लेबर के क्या, ये सारे स्ट्रेटेजिक डिसीजन होते हैं जिसको देखा गया है कि ये नॉर्मली पेटिग्रू ने कहा है कि ये पॉलिटिक्स होते हैं। और ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिक्स की सोर्स क्या है? वेयर डू ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिक्स अराइज फ्रॉम? एक बात है कि स्ट्रक्चरल डिवीजन इन दी ऑर्गेनाइजेशन। स्ट्रक्चरल डिवीजन ऑर्गेनाइजेशन से क्या मुराद है? देखिए, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, डिफरेंट आइडेंटिटीज हैं, डिफरेंट वैल्यूज हैं, डिफरेंट, और इन्हीं आइडेंटिटीज और वैल्यूज के साथ लोगों के डिफरेंट मेंटल प्रोसेसेस हैं और चीज़ों को समझने के तरीका कार है। अब जिस तरह आप फंक्शनल डिपार्टमेंट्स की डिवीजन ही देख लें, डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, अकाउंटेंट्स हैं, क्रिएटिव डिपार्टमेंट्स हैं। इन स्ट्रक्चरल डिवीजन की बुनियाद की वजह से ही हर हर जो डिपार्टमेंट होता है वो चाहता है कि उनके डिपार्टमेंट के लिए बेहतर तौर के पर्क्स दिए जाएं, बेहतर तौर से उनको बेनिफिट्स मिलें। तो ये भी एक सोर्स बन जाता है जो स्ट्रक्चरल डिवीजन है ऑर्गेनाइजेशन में पॉलिटिक्स के हवाले से। फिर कॉम्प्लेक्सिटी एंड द डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी अटैच टू द सेंट्रल डेलेमा। ये डेलेमा से मुराद ये है कि जो ओरिजिनल प्रॉब्लम ऑर्गेनाइजेशन फेस कर रही है वो कितना कॉम्प्लेक्स है, कितनी अनसर्टेनिटी उसके अंदर करती है। अगर ऐसी अनसर्टेनिटी है या ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिनकी सिग्निफिकेंस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत ज़्यादा नहीं है, तो उस केस के अंदर पावर जो होगी उस डिपार्टमेंट की बहुत कम हो जाएगी। देन सेलियंस ऑफ इश्यूज फॉर डिफरेंट एक्टर्स एंड आइडेंटिटीज इन द ऑर्गेनाइजेशन। अगर इससे मुराद ये है कि सेलियंस ऑफ इशू से मुराद है इंपॉर्टेंस ऑफ इशू फॉर द टॉप मैनेजमेंट। अगर टॉप मैनेजमेंट इशू जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन किसी सब ग्रुप के लिए वो इशू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, तो भी पॉलिटिक्स की बेस बनती है ये। और इसके हवाले से ताकि फिर पावर के देखें, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक जो लीगल फॉर्म ऑफ पावर है वो तो अथॉरिटी मौजूद है, लेकिन अगर अदर ग्रुप अपनी पावर बेस को बढ़ाना चाह रहे होते हैं तो वो उन इश्यूज को हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे जो कि
हो सकता है अगर टॉप मैनेजमेंट अगर उन इश्यूज को तवज्जो नहीं देती या इंपॉर्टेंस नहीं देती तो फिर पावर बेस जो होगी उन इश्यूज को हाईलाइट करने के हवाले से जो होगी वो कमजोर हो जाएगी। फिर फोर्थ है जिसको हम कहते हैं एक्सटर्नल प्रेशर, विच इज कमिंग फ्रॉम स्टेक होल्डर और अदर एक्टर्स और द ऑर्गेनाइजेशन इन द एनवायरमेंट। अगर इंपॉर्टेंट पीपल जो हैं आपके स्टेक होल्डर, जैसे कोई इंपॉर्टेंट कस्टमर्स हैं या इंपॉर्टेंट सप्लायर्स हैं या गवर्नमेंट अगर आपका स्टेक होल्डर है और वो किसी इश्यूज को पुश कर रहे हैं तो फिर वो भी इशू जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। और तो और जो लोग उस इशू को सॉल्व कर सकते हैं उनको एम्पावर किया जाता है ताकि उनको रिजॉल्व कर सकें। उस केस में उन लोगों की पावर बढ़ जाती है जो कि उस इशू को रिजॉल्व कर सकते हैं। और फिर इसके अलावा पांचवा सोर्स जो है पॉलिटिक्स का वो हिस्ट्री ऑफ द पास्ट पॉलिटिक्स इन द ऑर्गेनाइजेशन इन क्वेश्चन। मुराद ये है कि जो पास्ट पॉलिटिक्स रही है, लोगों की जो मुख्तलिफ रवायात रही हैं डिसीजन करने के हवाले से, मुख्तलिफ ग्रुप्स के हवाले से, वो भी एक सोर्स बन जाती है पॉलिटिक्स। तो बहरहाल पावर एंड ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स आर सेंट much of what normally goes in the organization, or organizations are often lived and experienced as a series of tough wars between different branches, division, departments, occupation and cultures located। तो आप ये देख सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा एरिना है जिसके अंदर ये जो अगर आप देखें पॉलिटिकल गेम्स को, वॉर गेम्स जो हैं उसके अंदर विल बी इन प्ले, और जो रूल ऑफ द गेम है वो कॉन्स्टेंटली शिफ्ट होते रहते हैं और नॉर्मली अनक्लियर होते हैं और ऑलवेज ओवरलैपिंग। तो अगर आपको ये पता चले, आप किसी ऐसे शख्स से बात करें जो कि ऑर्गेनाइजेशन लाइफ के अंदर बहुत लंबा अरसा गुजार चुका है, तो उसको आपको ऑर्गेनाइजेशन लाइफ किस तरह जो है वो वॉर लाइक गेम्स की तरह उसका एग्जांपल जो है बड़ा करीब है इस हवाले से। ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिक्स आर फंडामेंटली कंसर्न विद द मैनेजमेंट ऑफ मीनिंग। इससे मुराद ये है कि जो पॉलिटिकल रिलेशन में जो एक्टर्स होते हैं वो अपने आइडियाज़ को लेजिटिमेट करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि पावर जो है वो उनको ज़्यादा से ज़्यादा ज़्यादा एक्वायर कर सकें। इसके अलावा पावर जो मैंने पहले भी आपको कहा था, दे आर डिप्लॉयड इन द गेम्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन सिम्बॉलिज्म। सिम्बॉलिज्म से मुराद ये है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस तरह के मिथ हैं, किस तरह के बिलीफ हैं, किस तरह की लैंग्वेज यूज़ की जाती है, ऑर्गेनाइजेशन के हीरोज़ कौन है, ऑर्गेनाइजेशन के लेजेंड कौन है, ये सारा मिलकर ऑर्गेनाइजेशन कल्चर जो कि बनाता है। ये सारी ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स के अंदर जो है उसका एक रोल डेफिनेटली मौजूद होता है। इन अ रियलिस्टिक गाइड, बंचमैन एंड बैडमैन सेड के मैनेजर जो कि ऑर्गेनाइजेशन में पॉलिटिकली स्किल्ड नहीं होते वो फेल हो जाते हैं। जी कामरान हैदर, ये पेज नंबर 269 है। अच्छा, जो मैनेजर जो है पॉलिटिकली स्किल्ड नहीं होते, और मैनेजर से मुराद है कि मैनेजर हैव टू बी गुड एट पावर स्टीयरिंग, और पॉलिटिक्स में भी डिफाइंड एट द मोबिलाइजेशन ऑफ सपोर्ट फॉर द पोजीशन, डिसीजन और एक्शन। तो पॉलिटिक्स की डेफिनेशन उन्होंने इस तरह की थी, क्रिक ने ये डेफिनेशन की थी कि आप पावर को कैसे मोबिलाइज करते हैं उस पोजीशन के लिए, उस डिसीजन के लिए और एक्शन के लिए जो कि आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चाहते हैं। देखें, अंडरलाइंग पर्पस जो है वो ये है कि आप वैल्यूज। जी मंसूर, आप कुछ कहना? ओके जी, मैं आपसे ये बात कर रहा था कि पॉलिटिक्स का बुनियादी तरीका। सर अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम। हेलो जी जी मंसूर। सर, ये मुझे थोड़ा सा आप चैट बॉक्स पे लिख दीजिए मंसूर, आपकी आवाज जो है कट रही है। जी अनसर्टेनिटी, बिल्कुल मैं एलिब्रेट कर देता हूँ आपके लिए। देखिए, अनसर्टेनिटी से मुराद है कि ऑर्गेनाइजेशन कुछ ऐसे प्रॉब्लम फेस करती है जिसके पॉसिबल सोल्यूशन जो हैं सबके सामने मौजूद नहीं होते। मतलब मसलन ऑर्गेनाइजेशन अपना कोई ऐसा अपने ब्रांड को इम्प्रूव करना चाहती है, अपनी मार्केट की पोजीशन को इम्प्रूव करना चाहती है, लेकिन अनसर्टेनिटी इन दिस रिगार्ड है कि वो इस मामले को कैसे करेगी। ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे लोग अगर मौजूद हों जो कि इस अनसर्टेनिटी के साथ डील कर सकें,
यानी कि ब्रांडिंग को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, मार्केट पोजीशन कैसे इंप्रूव की जा सकती है। अगर ऐसे स्किल उनके पास मौजूद हो तो उनकी पावर जो है वो एक्सपर्ट पावर बढ़ जाती है उस अनसर्टेनिटी से। अगर हम पैंडेमिक की सिचुएशन से गुजर रहे हैं कोविड-19 के हवाले से, तो जो लोग इस मामला से बेहतर तरीके से डील कर सकते हैं इस अनसर्टन सिचुएशन से, उनकी जो पावर होगी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंक्रीज हो जाएगी। अगर मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं, हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं, तो उनकी पावर इस अनसर्टन सिचुएशन से डील करने के लिए बढ़ जाती है। अनसर्टेनिटी उस रिगार्ड के अंदर कॉन्सेप्ट को यूज किया गया था कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सारे प्रॉब्लम जो होते हैं सर्टन नहीं होते, सारे सोल्यूशन भी सर्टन नहीं होते। लेकिन वजह ये है कुछ लोग अगर ऐसे हैं जो कि उन प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन, उस अनसर्टन प्रॉब्लम्स को उस अनसर्टेनिटी के केस के अंदर वो रिजॉल्व कर सकते हैं, तो सिचुएशन जो है वो इम्प्रूव हो जाती है और उनकी पावर भी इंक्रीज हो जाती है। आपकी डिपेंडेंसी हो जाती है ना किसी के हवाले से। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दूं कि अगर लेट से आप एक घर में एग्जांपल आपको दे दूं, अगर आप घर में आपके सर्वेंट्स आते हैं काम करने के हवाले से और वो काम करते हैं, सारी चीज़ें आपको पता है, सफाई सुथराई सब करते हैं, आपको नहीं पता उनके डिटेल प्रोसेस का वो कैसे करते हैं, ठीक है ना। आप इस केस में अनसर्टन हैं कि आपको नहीं पता कि कैसे वो करते हैं। इस केस में आपकी अनसर्टेनिटी की वजह से उन सर्वेंट्स की पावर बढ़ जाती है, लेकिन अगर सर्वेंट जो सब्स्टिट्यूट हो जाए तो उनकी पावर रिड्यूस हो जाती है। तो इसलिए जो मामले को रिजॉल्व कर रहा होता है वो अनसर्टेनिटी, जैसे अनसर्टेनिटी से डील कर रहा होता है जो एम्प्लॉय, वो कितनी इंपॉर्टेंट है उस ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से। तो अगर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से अनसर्टेनिटी, वो जिस प्रॉब्लम से वो डील कर रहे हैं, तो उनकी पावर जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। इसलिए आप देखते हैं कि कई जो स्किल्ड मैनेजर हैं जो कि अनसर्टन सिचुएशन के साथ डील कर बेहतर तौर से कर सकते हैं, उनकी पावर जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है बढ़ जाती है। ये एक डायलेमा भी है बेसिकली। जिस तरह इसकी एग्जांपल जो है मैक्स वेबर ने दी थी पॉलिटिशियंस की और ब्यूरोक्रेसी की। ब्यूरोक्रेसी की पावर, इस पॉलिटिशियन जो होते हैं अनसर्टन होते हैं कि ये किस तरह डिपार्टमेंट चल रहे हैं, क्योंकि वो तो एक लिमिटेड टाइम के लिए आते हैं वहाँ। लेकिन ये बात है कि ब्यूरोक्रेसी की पावर बढ़ जाती है क्योंकि वो उस डिपार्टमेंट में बड़े अरसे से काम कर रहे थे। वो जो अनसर्टेनिटी पॉलिटिशियंस के लिए होती है वो उनके लिए अनसर्टेनिटी नहीं होती, क्योंकि वो प्रॉब्लम को पहले एड्रेस कर चुके होते हैं, रिजॉल्व कर चुके होते हैं। तो ये बुनियादी कॉन्सेप्ट है अनसर्टेनिटी के हवाले से। लेकिन इसको रिवर्स भी कहते हैं। इसमें कहते हैं कि जरूरी एक और भी, इसके अलावा भी लोगों ने रिसर्च की, उन्होंने कहा कि अनसर्टेनिटी का रिवर्स में भी प्रोसेस में पावर बढ़ जाती है। आप अनसर्टेन हैं, इस मामले में अनसर्टेनिटी है आपको कि आपका सर्वेंट उस प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व कर रहा है, लेकिन आपके पास बुनियादी पावर, लीगल पावर मौजूद है कि आप उस सर्वेंट को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं अगर आपको वो बहुत देर तक अनसर्टेनिटी के अंदर रखता है। तो ये भी इसके हवाले से रिसर्च हुई है। तो अनसर्टेनिटी उस केस के अंदर जो है पावर की एक सोर्स बनती है जो लोग उसको, उन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर रहे होते हैं। ओके जी। अच्छा, फिर मैं आपसे बात कर रहा था पॉलिटिकल कॉम्पिटेंस के हवाले से। अच्छा, पॉलिटिकल कॉम्पिटेंस से क्या मुराद है एक मैनेजर की, हु कैन गेट थिंग्स डन डिस्पाइट रेजिस्टेंस बिकॉज दे आर स्किल्ड एट द पॉलिटिकल गेम्स। Being skilled at the game does not just mean winning particular episodes of conflict, it increases the intellectual functioning as well. अब पावर जो है उसको ये भी कहा जाता है, ये भी एक किस्म का एंटी डिप्रेसेंट है। जो लोग पावर जिनके पास ज़्यादा इंक्रीज होती चली जाती है, तो एक ब्रेन के अंदर केमिकल मैसेंजर जिसको डोपामीन कहते हैं, ये एक इंक्रीज ऑप्टिमिज्म बढ़ा देता है, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, विजन और इस तरह की चीज़ें भी देखी गई, रिसर्च की गई कि इससे इंसान का लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन जो है लोगों का बढ़ जाता है, who have the high appetite for it power। लेकिन ये किस्म की डबल एज सोर्ड है। मतलब अगर आप ज़्यादा ज़्यादा पावर भी हासिल करते चले जाएंगे, लेकिन अगर ये बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन में रहेगी तो पावर ऑलमोस्ट इनवेटेबली बिगिन टू डिस्टॉर्ट ब्रेन फंक्शन, और ब्रेन फंक्शन को जो डिस्टॉर्ट करेगा वो इम्प्योर जजमेंट के अंदर निकल सकता है, डिल्यूजन ऑफ इंडिस्पेंसिबिलिटी। इंडिस्पेंसिबिलिटी यानी मेरे बगैर तो शायद दुनिया चल ही नहीं सकती। रिस्क ब्लाइंडनेस, जो रिस्क है उससे लोग अंधे हो जाएं। इमोशनल कैलोसनेस, इमोशनल कैलोसनेस से मुराद है कि दिल सख्त हो जाए। बहुत ज़्यादा पावर, इतनी देर तक आप उस सिचुएशन में रहें कि आप समझें कि हम ही जो है ना, बस हमें और दूसरों के मामले में आप इमोशनली बड़े सख्त हो जाएं। और इस पूरी सिचुएशन को अगर हम इस तरह की हालत कहें जिसमें लोग पावर के बहुत ज़्यादा आगे तक बढ़ जाते हैं और बिल्कुल ही ब्लाइंड हो जाते हैं, तो एक वर्ड यूज़ किया जाता है ह्यूब्रिस। और ये एशियंट ग्रीक के नाम पे है ह्यूब्रिस, जिसका मतलब था एरोगेंस एंड कॉन्टेम्प्ट फॉर द अदर ओपिनियन, दूसरों के ओपिनियन को नीची निगाह से देखना और एरोगेंट होना, अपने आप को बहुत बड़ी चीज समझना, तकब्बुर जिसे आप कहते हैं, उनके अंदर बहुत ज्यादा आ जाता है अगर कोई बिल्कुल ही पावर के अंदर ब्लाइंड हो जाए। तो बहरहाल
और इस हवाले से मुख्तलिफ किताबें भी लिखी गई। इसका एक एग्जाम्पल तो आप देख सकते हैं, इराक के अंदर जो इन्वेजन हुई थी जॉर्ज डब्ल्यू बुश और टोनी ब्लेयर ने की थी, तो वो एक किस्म की ह्यूब्रिस्टिक इनकॉम्पिटेंस थी। मतलब जो कि बताया गया था कि जनाब हम तो वहाँ वो केमिकल वेपन बना रहे हैं और वो ये कर रहे हैं, कुवैत के ऊपर इस्तेमाल कर लेंगे, तो क्या नतीजा निकला उसका? कुछ नतीजा निकला, 500,000 पीपल डेड हो गए, 100,000 ऑफ सिविलियन कैजुअलिटीज हुई, और अभी भी इराक का हालत देख लें। और बल्कि एक और अपराइजिंग हो गई आईएसआई की, उस केस में क्या हुआ, रिएक्शनरी क्या वाक़या निकला। तो ये एक किस्म की, जब इंसान इतनी ताकत हो उसके पास और मिलिट्री भी पावर हो, इकोनॉमिक पावर भी हो, तो वो अपने आप को कभी कभार नाखुदा समझ बैठता है। वो समझता है कि जैसे मुझे सब कुछ पता है, जबकि उसके अलावा से कुछ भी नहीं निकला वहाँ से। और फिर उसके बाद से जो कि सारे मामला अलकायदा के, आईएसआई के सारे मामला सबके सामने आए, तो उससे और दुनिया के अंदर जो है डिवीजन बढ़ गई और जो है वनारपुरी बढ़ गई। तो ये पावर के इस तरह के मामला जब बिल्कुल इंसान को अंधा कर दें, तो उससे इंसानियत को भी, एक पूरी ओवरऑल इंसानियत को एक नुकसान पहुंचता है। ओके जी, तो ये तो कुछ बातें थी पॉलिटिक्स के हवाले से। अब हम पॉलिटिकल एरेनाज और एंड रेजिस्टेंस के हवाले से बात करते हैं। मिंट्सबर्ग की ये टर्म थी, उसने कहा था कि ऑर्गेनाइजेशन जो है पॉलिटिकल एरेना है। एरेना से क्या मुराद है उनकी, कि सिस्टम ऑफ द पॉलिटिक्स जो है वो सिस्टम ऑफ अथॉरिटी जो है ऑर्गेनाइजेशन में, जो उनकी आइडियोलॉजी है, जो एक्सपर्टीज है, उसके अंदर जो है वो मौजूद होती है। और बहुत सारी पॉलिटिकल गेम्स होती हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इसलिए ऑर्गेनाइजेशन को पॉलिटिकल एरेना कहा जाता है। जिस तरह फुटबॉल एरेना है, तो फुटबॉल एरेना में फुटबॉल खेली जाती है, इस तरह ऑर्गेनाइजेशन को मिंटवर्क ने पॉलिटिकल एरेना कहा कि वहाँ पॉलिटिकल गेम्स खेली जा रही होती हैं। और टेबल 9.1 में आप देखेंगे पेज नंबर 270 पे, मैं सारी गेम्स का जिक्र तो यहाँ नहीं कर सकूंगा, लेकिन बहुत सारी गेम्स हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर खेली जाती हैं पॉलिटिकल। इंसर्जेंसी गेम्स प्लेड बाय लोअर स्टेटस पार्टिसिपेंट अगेंस्ट द डोमिनेंट एलिट्स, यानी कि जो लोग जिनका लोअर स्टेटस है, जिस तरह लेबर आपकी क्लास है, वो लोग मिलकर डोमिनेंट एलीट के खिलाफ अगेंस्ट जो है वो उस गेम को प्ले करें, उनको इन्फ्लुएंस करें अपने इशू के हवाले से। इसलिए मैनेजमेंट और लेबर के कभी कभार कॉन्फ्लिक्ट जो है वो नजर आते हैं। फिर काउंटर इंसर्जेंसी गेम्स प्लेड बाय द डोमिनेंट एलीट्स अगेंस्ट द इंसर्जेंट्स। फिर स्पॉन्सरशिप गेम्स प्लेड बाय पैट्रन्स एंड क्लाइंट्स। स्पॉन्सरशिप गेम से मुराद ये है कि जो कि क्लाइंट हो वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपने इंटरेस्ट को आगे ले जाने के लिए एम्प्लॉयज को इन्फ्लुएंस करे। पर बहुत सारी गेम है, बजटिंग गेम, एक्सपर्टीज गेम, तो ये आप देख सकते हैं, विसल ब्लोइंग गेम्स। तो ये मुख्तलिफ किस्म की पॉलिटिकल गेम्स हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर खेली जाती है, इसलिए ऑर्गेनाइजेशन को पॉलिटिकल एरेना कहा जाता है। अब जैसे क्रिकेट है, आप लोग अगर क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट के अंदर ये देखें कि क्रिकेट के अंदर एक गेम तो ऑर्गेनाइज, एक वो जो गेम होती है वो ग्राउंड के अंदर हो रही होती है, और एक गेम जो है ग्राउंड से बाहर भी हो रही होती है। तो आप देखते हैं मुख्तलिफ मूवीज़ बनी जिसके अंदर ये दिखाया गया किस तरीके के साथ प्लेयर जो है वो इंक्लूड होते हैं, किस तरीके से प्लेयर बाहर जाते हैं, फिर कोच का क्या रोल है, मैनेजर का क्या रोल है। और ये बहुत सारे इस तरह के मामला हुए पाकिस्तान के, तो जो कि मामलात आप देखते हैं उसके अंदर कई आपको नजर आते हैं जो कि ऑफ द ग्राउंड भी जो है वो लोग प्ले कर रहे होते हैं किस तरीके से। बहरहाल तो ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है, इसलिए उसको पॉलिटिकल एरेना कहा जाता है। और रेजिस्टेंस टू चेंज कंसिस्ट ऑफ दोज ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज एंड एटीट्यूड दैट एम टू थ्रॉट, अंडरमाइन एंड इम्पीड चेंज इनिशिएटिव। अब इसके अंदर जो है रेजिस्टेंस के हवाले से, वो रेजिस्टेंस जो कि उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो पॉलिटिकल गेम्स हो रही हैं उनके साथ वो जो लोग नहीं अलाइन करते, तो फिर एक वो रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं उस चीज़ के लिए जो कि ऑर्गेनाइजेशन इम्प्लीमेंट करना चाह रही होती है। ओके जी, उसका और कभी कभार ये लोग मुख्तलिफ अलाइंसेस बनाते हैं, मुख्तलिफ ग्रुप्स बनाते हैं, मुख्तलिफ कोलिशन बनाते हैं, ताकि वो उस चीज़ को इन्फ्लुएंस कर सकें ऑर्गेनाइजेशन में जिसको वो करना चाह रहे हैं। और अगर ये अथॉरिटी स्ट्रक्चर में नहीं होंगे तो फिर उसकी जो रेजिस्टेंस कहा जाएगी, उस रेजिस्टेंस को और अथॉरिटी अपने अगेंस्ट कंसिडर कर लेती है। ओके जी, एंड तो बहरहाल ये कुछ चीज़ें पॉलिटिक्स के हवाले से, पॉलिटिकल एरेना के हवाले से मैंने आपसे बात की। और तो
और जो आपको मुख्तलिफ किस्म की जो ऊपर उस टेबल में भी आपको बताएंगे, कोई म्यूचुअली एक्सक्लूसिव लिस्ट नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, आपके अपने एक्सपीरियंस में भी हो सकती हैं कि किस तरह की पॉलिटिक्स जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो हो रही है। ओके जी, इसके बाद जो है ओके अभी हम लेट्स टॉक समथिंग अबाउट पावर एंड द पॉलिटिक्स ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की बात की, और normally resistant to the change is quite normal, or it is because the nature of the tough wars, और जब भी अगर कोई अथॉरिटी जो है जिस तरीके की तब्दीली लेके आना चाहती है, तो ज़रूरी नहीं कि वो फ्री ऑफ फ्रिक्शन हो, और देयर इज़ अ फ्रिक्शन, समटाइम देयर इज़ अ रेजिस्टेंस, और जिसकी वजह से आप ये देखते हैं, आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, लॉ ऑफ फ्रिक्शन होता है। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी जो है वो पावर की रेजिस्टेंस जो होती है वो मौजूद होती है। लेकिन सिंपली ये फिजिक्स ऑफ क्वेश्चन नहीं है, इट कैन बी मोर ऑर्गेनिक एंड डायलेक्टिकल। ऑर्गेनिक ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मामला है। एंड और जब हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो रेजिस्टेंस की डेफिनेशन ये है कि जब कॉन्ट्रडिक्शन हो जाए बिटवीन टू कॉन्फ्लिक्टिंग फोर्सेस वेयर each shapes the other often against the pressure that is being exerted। दो पावर जो है वो एक दूसरे को शेप करने की कोशिश करती हैं, और जिसके नतीजे के अंदर जो है वो रेजिस्टेंस जो है वो क्रिएट होती है। पहला जो इसके अंदर रेजिस्टेंस की फॉर्म है वो डायलेक्ट्स ऑफ पावर, डायलेक्टिक्स ऑफ पावर। और ये जिस बुक के अंदर ज़्यादा अच्छा एड्रेस किया गया है वो कॉन्टेस्टिंग द कॉर्पोरेशन है, फ्लेमिंग एंड स्पाइसर की बुक है, which basically show that how the corporate world is viewing this form of a power. So behind those many facets of contemporary corporate life, vision, mission, website, consultant, coaches, culture, like corporate script, have a nice day, uniforms, and corporate attitude, attire, professional manners, stand real people, or stand they basically sometimes feeling trapped by their roles and the necessities of the life that demand that they be filled appropriately, or sometimes playing ironically, cynically, creatively with the demand that are made, sometimes exercising the right to be a man and woman able to voice that make them different, unique and essentially free। एंड जो रियलिटी ऑफ लाइफ है मसलन, उसके अंदर वो इस तरीके के साथ एक्ट करते हैं जो अपने रोल को परफॉर्म कर रहे होते हैं जैसे वो रियलिटी है। हालांकि ये रियलिटी जो है डायलेक्ट की रियलिटी जो कि उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्रिएट की गई है मुख्तलिफ तरीकों से, मुख्तलिफ विजन से, मिशन से, स्ट्रक्चर से, और ये उस रोल्स के जरिए से वो ऑर्गेनाइजेशन की एक रियलिटी क्रिएट कर देते हैं, पावर डिफरेंसेस क्रिएट कर लेते हैं। और इस तरह इस वजह से ये जो रियलिटी ऑफ द लाइफ क्रिएट की जाती है पावर रेजिस्टेंस स्ट्रगल की, ये एक किस्म का उनका नॉर्मल स्टेट ऑफ अफेयर बन जाता है। अच्छा, रेजिस्टेंस जो है वो एक रिएक्टिव प्रोसेस है वेयर बाय पीपल एम्बेडेड इन पावर रिलेशन एक्टिवली अपोज इनिशिएटिव इनएक्टेड बाय अदर्स। एक जो काम करना चाह रहे हैं उसकी जो है रेजिस्टेंस क्रिएट होती है। अभी आप देख लें पॉलिटिकल एरेना के अंदर असेंबलीज के हाल देख लें, ऑपोजिशन जो है वो कैसे डिवीजन का शिकार हुई है, फिर हुकूमत एक काम करना चाहती है, फिर ऑपोजिशन कैसे उसको रेजिस्ट करती है। तो ये आप रेजिस्टेंस आप देखते हैं, आपको नज़र आ रही होती है, असेंबलीज के अंदर भी नज़र आ रही होती है, नेशनल लेवल पे भी नज़र आ रही होती है, फिर ऑर्गेनाइजेशन लेवल के ऊपर भी है। और इस तरह की रेजिस्टेंस को देखा गया है कि जिस तरह इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट होते हैं मैनेजमेंट के और वर्कर के दरमियान, अब मैनेजमेंट जो है वो एक अपना पर्सपेक्टिव रखती है कि फैक्ट्रीज को कैसे चलाया जाएगा, ऑफिस चलाया जाएगा। फिर जो यूनियंस हैं वो ऑर्गेनाइज होती हैं और फिर वो प्रोटेस्ट करती हैं और रेजिस्ट करती हैं, अपनी डिमांड्स पुटअप करती हैं ताकि उनकी डिमांड्स को सुना जाए। तो ज़्यादा रिसर्च जो आजकल फोकस हुई वो हुई सब्जेक्टिविटीज ऑफ रेजिस्टेंस। सब्जेक्टिविटीज ऑफ रेजिस्टेंस मुराद ये है कि, और इसको बहुत तरीक़ों से किया जा सकता है सब्जेक्टिविटीज ऑफ रेजिस्टेंस को, कि लोकल ऑर्गेनाइजेशन जो हैं जैसे आपकी कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन हैं, ट्रेड यूनियंस हैं, तो वो किस तरीके के साथ इस पावर के स्ट्रक्चर को जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है कैसे इंटरप्रेट करती हैं, और फिर उस नतीजे में अपनी पावर को बढ़ाने के लिए वो क्या क्या कोशिश करती हैं। तो देयर आर नंबर ऑफ स्टडीज विच प्रोवाइड एग्जांपल्स ऑफ हाउ रेजिस्टेंस मे बी वेरिएबली ऑर्गेनाइज्ड। और तो इस हवाले से डायलेक्ट से मुराद ये है कि सब्जेक्टिविटी है,
पावर के हवाले से भी, पावर के इंटरप्रिटेशन के हवाले से भी, इश्यूज के इंटरप्रिटेशन के हवाले से भी, और जो कि उनके अपने डिफरेंट इश्यूज हैं उस हवाले से भी आ सकती हैं। तो बहरहाल ये एक रेजिस्टेंस बाय डिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस बाय डिस्टेंस से मुराद ये है कि जिसमें एक एग्जांपल आपकी बुक में दी हुई गई है, केस स्टडी ऑफ ए फैक्ट्री इंग्लैंड के अंदर, जिसके अंदर मैनेजमेंट जो है वो उनको वर्कर को इस तरह ट्रीट कर रहे थे जिस तरह वो कमोडिटीज हैं और इजीली हायर्ड एंड फायर्ड की जा सकती हैं, और वर्कर्स को ऐसे लगता था कि जैसे वो एक सेकंड क्लास एम्प्लॉयमेंट के अंदर काम कर रहे हैं। तो उस ऑर्गेनाइजेशन, अगर वो एक ऑर्गेनाइजेशन है और वो ऑर्गेनाइजेशन को में एम्प्लॉयज हैं वो ये समझते हैं कि हमारी मैनेजमेंट जो है वो हमें बिल्कुल ही इस तरह ट्रीट करी जैसे कि हम इनह्यूमन है, और तो उनके लिए वो जो सारे लेबर हैं वो आपस में एक ग्रुप बना लेते हैं ताकि वो उसको रेजिस्ट कर सके, रेजिस्ट बाय डिस्टेंस। और द वर्कर रिगार्डिंग देमसेल्फ एज ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्टेम्प्ट बाय द मैनेजमेंट, एंड वो एक अपना एक अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ वैल्यू शो करते हैं जिससे वो ये बता सकें कि हम जो है मैनेजमेंट से इस मामले में मुख्तलिफ हैं। सो बहरहाल ये जो टर्म थी ये कॉलिंसन ने दी थी थ्रू डिस्टेंस, कि वर्कर अपने आप को मैनेजमेंट से डिस्टेंस करते हैं बाय असर्टिंग दैट मैनेजमेंट ट्राई टू मैनेज समटाइम्स समथिंग दे वांटेड नो पार्ट ऑफ इट, दे रेजिस्ट टू कीपिंग देयर डिस्टेंस, यानी मैनेजमेंट से अपना एक डिस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं कि मैनेजमेंट जो कर रही है वो उससे अपने आप को, उन वैल्यू से अपने आप को हटाते हैं, एंड दे मेक अनदर ग्रुप इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड कंसीडर इट। तो इसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस बाय डिस्टेंस। ओके जी, तो यूज ऑफ बाय मैनेजमेंट, जो कि मुख्तलिफ किस्म के मैनेजमेंट जो हैं वो टैक्स यूज करते हैं ताकि यूनियन के साथ आर्ग्यू किया जा सके, और अगर यूनियन अपने वेजेस के हवाले से वो आर्गूमेंट अगर वो उनके साथ करते तो फिर वो उनके पास ले ऑफ का भी ऑप्शन होते हैं। तो बहुत सारी रेजिस्टेंस स्ट्रैटेजीज जो हैं वो इसी बेस पे होती हैं कि लेबर जो है वो आइडेंटिफाई नहीं करते अपने आप को मैनेजमेंट के साथ, जिसकी वजह से वो एक डिस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं। तो बहरहाल ये किस्म की एक हाईली रिएक्टिव स्ट्रैटेजी होती है कि दैट दे आर रिएक्टिंग टू द अथॉरिटी अटेम्प्ट्स ऑफ मैनेजमेंट, जो भी वो करने की कोशिश करते हैं उसको वो रेजिस्ट किया जाता है, एंड तो रेजिस्टेंस इज समहाउ टू एज स्वॉर्ड, एंड इट इज रेजिस्टेंस, जो भी रेजिस्टेंस की आप रेजिस्टेंस की देख लें, आप जो भी फॉर्म होगी इट इज ऑलवेज अगेंस्ट समथिंग। सो अगर ऑर्गेनाइजेशन के परस्पेक्टिव में देखा जाए, जो रेजिस्ट कर रहे होते हैं, यूजुअली दे सीक टू कंस्ट्रक्ट और कॉन्स्टिट्यूट द रेजिस्टेंस दैट दे इनकाउंटर एज इलेजिटिमेट, एज समथिंग आउटसाइड द अथॉरिटी। जो अथॉरिटी है वो उस रेजिस्ट को समझती है कि ये इलेजिटिमेट है, एंड और कभी कभार ऑर्गेनाइजेशनल अथॉरिटी जो है क्योंकि उनके पास पावर होती है तो उसको इलेजिटिमेट कहते हैं कि भाई ये आपका जो काम है, मतलब अगर वर्कर कहते हैं कि हमारी ज़्यादा बेहतर वर्किंग कंडीशन हो, मैनेजमेंट को लगे कि जी बेहतर वर्किंग कंडीशन के लिए तो हमें थोड़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। जिस तरह कोविड-19 में देख लिया कि किस तरह की सपोर्ट मैनेजमेंट प्रोवाइड कर रही है, और फिर जो लोग हैं वो किस तरह की सपोर्ट जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के दौरान, तो इसके हवाले से एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो सकती है। लेकिन रेजिस्टेंस जो है वो एक पार्ट ऑफ द पॉलिटिक्स है, और डेफिनेशन ऑफ द पॉलिटिकल एक्टिविटी, इट्स अ काइंड ऑफ अंडरटेकन टू ओवरकम सम रेजिस्टेंस और अपोजिशन। तो अगर हम पॉलिटिकल एक्टिविटी की डेफिनेशन लें, पॉलिटिक्स की डेफिनेशन लें, तो पॉलिटिक्स जो है वो इट इज आल्सो एन एक्टिविटी थ्रू विच द ओवरकम सम रेजिस्टेंस और द अपोजिशन। So whenever there is an opposition to the issue, so there is a politics, और जब प्रेजेंस अगर पॉलिटिक्स, अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पॉलिटिक्स आपको नजर आती है तो इट्स अ पॉइंट्स टू द, it's a kind of the that there are some conflicts over there, difference of opinion exist over there, but if there were no opposition or resistance there would be no politics. तो ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिक्स जो है वो इट्स अ काइंड ऑफ एन अल्टरनेटिव वेयर द पीपल आर एक्सप्रेसिंग देयर ओपिनियन, एक्सप्रेसिंग देयर सेल्स। तो लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट रेजिस्टेंस में यही फर्क है कि जहाँ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाए वहाँ बात की जा सके, सुनाई की जा सके, तो वो एक जो है वो एक ओपिनियन के हवाले से एक्सेप्टेंस जो है, यानी प्लुरलिटी है ना एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। आप आगे पॉलीफोनी का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो डिफरेंट पर्सपेक्टिव हैं तो उनको सुना जाए, उनकी बात की जाए, इस लिहाज से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो डिस्कशन हो सकती है।
और वो इलेजिटिमेट रेजिस्टेंस अथॉरिटी अगर उसको समझे, उसको दबाने की कोशिश करे, तो वो और बढ़ती चली जाती है चीजें इस हवाले से। तो ये कॉन्सेप्ट था पॉलिटिकल एरेनास का और रेजिस्टेंस का, जो कि आपके बुक में किया। ओके जी, अब हम, अच्छा ये मैं चैट में देखूं, मुझे किसी ने क्वेश्चन, आपने क्वेश्चन किया है। डायलेक्ट से मुराद ये है कि डायलेक्टिकल मेथड से ये निकला है कि दो और मुख्तलिफ लोगों के ओपिनियन हो सकते हैं रेजिस्टेंस के हवाले से। एक मतलब एक मैनेजमेंट है, वो अगर लेबर की रेजिस्टेंस को समझती कि इलेजिटिमेट है कि जनाब ये लोग काम नहीं करना चाहते, अपनी तनख्वाहें बढ़ाना चाहते हैं, जबकि लेबर ये कहे कि जनाब हमारी जो कंडीशन है वो इनह्यूमन है और हम अपनी वेजेस को इंक्रीज करना चाहते हैं, तो आप कह सकते हैं कि ये ट्रूथ ऑफ द ओपिनियन जो है वो डिफरेंट है। दोनों लोगों का पर्सपेक्टिव जो है वो डायलेक्टिकल डिफरेंसेस हैं बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द लेबर। इस लिहाज से डायलेक्ट के हवाले से अगर आप रिसर्च भी करेंगे, इट्स अ काइंड ऑफ बेस ऑफ डिस्कोर्स बिटवीन टू और मोर पीपल होल्डिंग अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट समथिंग, and but they want to establish the truth through some reasoned method of argumentation। रीजनिंग के साथ वो आपस में एक दूसरे के पर्सपेक्टिव पुट अप करते हैं ताकि एक रीजन आर्गुमेंटेशन के जरिए से ट्रुथ तक पहुंचे कि असल जो है वो मामला क्या है। तो ये डायलेक्ट से मुराद है यहाँ। और हम यहाँ पॉलिटिक्स के हवाले से बात कर रहे हैं, तो जिस चीज़ को लोग इलेजिटिमेट समझ रहे होते हैं, जो लोग कर रहे होते हैं वो उसको लेजिटिमेट समझते हैं। वो समझते हैं कि यही तरीका कार है जिसके जरिए से हम जो है वो ट्रुथ तक पहुँच सकते हैं। इसीलिए आपको कई रेजिस्टेंस की मूवमेंट नज़र आती हैं दुनिया के अंदर भी, मज़ाहिब के अंदर भी आपको नज़र आती हैं, जिससे जो एग्जिस्टिंग, जो कि जब सोसाइटी में जिस एग्जिस्टिंग फॉर्म ऑफ अथॉरिटी थी उसको चैलेंज किया गया, जिसके नतीजे के अंदर वो रेजिस्टेंस मूवमेंट जो है वो आगे की तरफ बढ़ी। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन एरिना के अंदर भी किया जाता है ये बात। ओके जी, अब हम बात करते हैं डोमिनेशन, अथॉरिटी, एम्पावरमेंट एंड इमेंसिपेशन के हवाले से। और हार्डी एंड क्लेग ने सजेस्ट ये किया था कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आर नॉट न्यूट्रल और ए पॉलिटिकल बट स्ट्रक्चरली सेडिमेंटेड फिनोमेना। सेडिमेंटेड फिनोमेना से मुराद ये है कि ऐसा फिनोमेना जो कि पॉलिटिकली फ्री नहीं है, पॉलिटिकली न्यूट्रल नहीं है। और इसके अलावा आप देखते हैं जो लोग पावर में अभी भी आए हैं वो भी किसी रेजिस्टेंस मूवमेंट के बाद ही सामने आए। मसलन आप इवन ही क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से देखें तो एक मूवमेंट क्रिएट हुई जिसमें इस मूवमेंट जो है वो एक बना। इसके अलावा और भी आप दुनिया की हिस्ट्री के अंदर देखें, आपको बहुत सारी एग्जांपल नजर आएंगे जिसके अंदर जो एग्जिस्टिंग पावर ऑफ अथॉरिटी होती है वो भी किसी आइडियोलॉजी, किसी वैल्यू, किसी उसके नतीजे में सामने आती है। तो इसलिए ये कहना कि जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है ऑर्गेनाइजेशन का वो बिल्कुल न्यूट्रल है, पॉलिटिकल है, तो ऐसा नहीं है अकॉर्डिंग टू दीज ऑथर्स। तो पैराडॉक्स ऑफ द पावर सीम्स टू बी that you have power only if you are in a superior position in the organization and are opposed in what you want to do by others who are at the same or a lower level. So when you want to do something against the resistance of those other, it is termed authority. तो अथॉरिटी से मुराद ये है कि आपके पास ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये पावर मौजूद है, आप सुपीरियर पोजीशन पे मौजूद हैं, जिसकी बिना पर बाकी लोगों को आप इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि वो काम भी करें जो कि वो वैसे ना करना चाहें। और इसी को आप अथॉरिटी कहते हैं कि अथॉरिटी का मतलब ये होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि एक सुपीरियर अपने सबॉर्डिनेट को ये ऑर्डर दे रहा है वो काम करने के हवाले से, कि वो लेजिटिमेसी उसकी क्रिएट हो जाती है कि वो रूल्स रेगुलेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए वो कहता है कि जी मैं तुम्हें काम कह रहा हूँ। And such authority is usually viewed as a legitimate as compared with the exercise of power against it, which is usually defined as the illegitimate resistance। तो जो उस अथॉरिटी को रेजिस्ट करेगा उसको इलेजिटिमेट रेजिस्टेंस कह दिया जाता है, और जो अथॉरिटी एक्सरसाइज कर रहा है वो लेजिटिमेट है। अब ये एक और सवाल है कि वो जो अथॉरिटी है वो क्या काम कर रही है, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या काम कर रही है, और ऑर्गेनाइजेशन के उस काम को कितना चैलेंज किया जाता है, कितना चैलेंज नहीं किया जाता, क्या रेजिस्ट किया जाता है, क्या रेजिस्ट नहीं किया जाता। एंड तो जब लोग जो हैं वो अपने किसी अथॉरिटी करते हैं कि जनाब हम ये काम नहीं करना चाहते, तो इसको
उस ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में इलेजिटिमेट कंसिडर किया जाता है। अथॉरिटी को लेजिटिमेट कहा जाता है, जी ये ऑर्डर था, जी ऑर्डर के हमने ऑर्डर को फॉलो कर लिया। अब वो कितना जो था वो एथिकल था अनएथिकल था, ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन भी है। तो बहरहाल इन मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी एज द ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिक्स इज डिफाइंड as a unsanctioned or illegitimate use of power to achieve unsanctioned or illegitimate ends। मेंसबर्ग ने इसको इस तरह डिफाइन किया कि ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट की थ्योरी के अंदर जो के लोग जो हैं इलेजिटिमेट सेंस में कि ऑर्गेनाइजेशन के वो लेजिटिमेट गोल्स नहीं है जिनको वो अचीव करना चाह रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो, हमारा तो यही गोल है। वो कहते हैं कि वर्कर की जो हेल्थ पे है वो इन्वेस्ट करें, या वर्कर के इंश्योरेंस पे इन्वेस्ट करें, वर्कर की जो कंडीशन हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए करें। अब ये वाली डिमांड जो है, ऑर्गेनाइजेशन जब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की तरफ इस तरह फोकस हो तो वो कहेगी ये तो इलेजिटिमेट डिमांड है, हमारा तो बुनियादी मकसद ही प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, हमारा मकसद तो एम्प्लॉय की हेल्थ के साथ है नहीं डायरेक्टली। और फिर जो इसके लिए इस इशू को आगे लेकर चले उनको वो कहेंगे जी इलेजिटिमेट रेजिस्टेंस हैं, एक बार ऑर्गेनाइजेशन के काम के अंदर जो हिंड्रेंस क्रिएट कर रहे हैं। तो इसलिए इसको पैराडॉक्स ऑफ पावर कहा गया है। व्हेन यू वांट टू डू समथिंग अगेंस्ट द रेजिस्टेंस ऑफ दीज अदर, इट इज टर्म्ड अथॉरिटी, और अथॉरिटी इज लेजिटिमेट एंड रेजिस्टेंट टू सुपरऑर्डिनेट विल सीन एज इलेजिटिमेट। जो आपके सबऑर्डिनेट हैं वो अगर कोई रेजिस्ट करें आपकी अथॉरिटी को, वो इलेजिटिमेट कंसिडर की जाती है, और जो पावर को अथॉरिटी एक्सरसाइज किया उसको लेजिटिमेट कहते हैं। अथॉरिटी इज द लेजिटिमेट इन द ऑर्गेनाइजेशन के रूल रेगुलेशन बनाए जाते हैं जिसके अंदर कुछ पोजीशन को कहा जाता है कि ये जो है अथॉरिटी है, अथॉरिटी इज द लीगल फॉर्म ऑफ द पावर। तो ऑर्गेनाइजेशन जो है should never be seen just as a system, as engineering that is more efficient when there is a less resistance in the analogies of physics। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देखें बात यह है कि बहुत सारी चीज़ें जो है उसके पास से भी बार बार आ रही होती हैं, फिर पास में जब चीज़ें होती हैं, जब हाल में आती हैं तो उनकी नई इंटरप्रिटेशन की जाती है ताकि आगे मुस्तकबिल की तरफ आगे बढ़ा जाए। तो जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर होता है उसमें एक स्ट्रक्चर ऑफ डोमिनेंसी होता है। कुछ खास लोग जो होते हैं वो डोमिनेट कर रहे होते हैं, जो कि वो हो सकता है फाउंडर हो, फाउंडर के बाद वाले लोग हों, और वो उस ऑर्गेनाइजेशन के पावर स्ट्रक्चर को कॉन्टिन्यूसली डोमिनेट कर रहे होते हैं। तो दिस इज जो कि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर आपको ज़ाहिरी तौर पे नज़र आ रहा होता है, वो उसकी कल्चर, उसकी हिस्ट्री के अंदर एग्जिस्ट कर रहा होता है, और उसके अंदर वो स्ट्रक्चर के अंदर एक पावर रिलेशंस को नॉर्मलाइज किया जाता है कि भाई ये काम इसी तरह ही है, ये अथॉरिटी इसी तरह ही है, ये अथॉरिटी इसी तरह ही काम करती है, तो ताकि उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उन पावर स्ट्रक्चर को लोग एज अ नॉर्मल एक्सेप्ट कर लें और फिर ओबीडियंस की तरफ लेकर जाएं। तो ये इस हवाले से बात थी डोमिनेशन एंड अथॉरिटी के हवाले से। अच्छा, फिर अगर आप देखें सॉफ्ट डोमिनेशन, अच्छा सॉफ्ट डोमिनेशन जो है अगर हम पावर लेंस से ऑर्गेनाइजेशन को देख रहे हैं तो सेंट्रल टेंशन जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो पावर लेंस से देखा जाए, दिस इज बिटवीन रेजिस्टेंस एंड ओबीडियंस। तो अगर देखें, अगर मैनेजमेंट क्या चाहती है, मैनेजमेंट ये चाहती है कि सबऑर्डिनेट जो हैं वो ओबीडियंट रहें उनके इंस्ट्रक्शन के हवाले से, उनके रूल्स के हवाले से, उनके रेगुलेशन के हवाले से, और वो रेजिस्टेंस तो वहाँ चाहती नहीं है और एक्सेसिव। लेकिन अगर मैनेजमेंट जो है बहुत ज़्यादा यूज ऑफ एक होती है कोरेसिव पावर और यूज पावर विद रिसोर्स फोर्स। अगर आप जितनी कोरेसिव पावर यूज करेंगे कि आप रेजिस्टेंस को मिटिगेट कर सकें, कभी कभार वो रेजिस्टेंस और बढ़ जाती है। देयरफॉर पावर इज अ हार्ड इंस्ट्रूमेंटेलिटी, और जिसकी वजह से मुख्तलिफ थ्योरिस्ट ने इसको एक्सप्लोर किया है पॉलिटिकल साइंस के अंदर भी टू एनालाइज पावर। लेकिन ये जानने के लिए कि पावर के अंडरलाइंग डायनामिक्स क्या है, जिस तरह के आप एक थ्योरिस्ट ने स्टीवन लुक्स ने कहा कि perceptions, cognitions and preferences in such a way that people accept their role in the existing order of things, either because they can see or imagine no alternative to it, or because they view it as natural and unchangeable, or because they value it as a